नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कल यानी 3 मार्च को आप लोग का एसएसटी का पेपर होने वाला है और उसके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्नों की जो एक श्रृंखला है मैं लेकर आया हूँ। 150 बहुविकल्पीय प्रश्न। और आपको बता दें कि इन यदि बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप ध्यान से देखते हैं, यदि आप नोट डाउन करते जाते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई प्रश्न जाने वाला है। मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने बनते हैं बहुविकल्पीय, उनको उनकी एक श्रृंखला जो 150 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें हम इसका पहला पार्ट जिसमें हम 75 के करीब में है, आधे जो क्वेश्चन है लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट रूप से जो 20 नंबर की हमारी तैयारी है बहुविकल्पीय प्रश्नों की, एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और एकदम 100% अपना माइंड सेट तैयार कीजिए और इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन करते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि यदि आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दीजिए, तो मैं तुरंत नेक्स्ट पार्ट जो है इसका दूसरा भाग अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग के सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था आपका 1945 ईस्वी में। याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी में। एकदम धड़ाधड़ तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत कम समय में हमारा अधिक से अधिक प्रश्न तैयार हो जाए, ठीक है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और सबसे आसान प्रश्न कह सकते हैं इसको। भारत में जो मताधिकार की आयु है वो है आपका 18 वर्ष। याद रखिए, 18 वर्ष की उम्र के यदि हो जाते हैं तो मताधिकार का अधिकार आपको मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है। तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। कब स्थापना हुआ था, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। याद रखिए, महात्मा गांधी जो थे, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, 1942 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलिए, तो इसमें जो जियोग्राफी पार्ट है या इकोनॉमी पार्ट है उसके ये खंड ख में आएगा आपका क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। याद रखिए, आपके सामने 4 विकल्प है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मिजोरम। याद रखिए, कर्तन दहन जो कृषि है झूम कृषि वो मिजोरम में, यानी जितने दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं, मिजोरम आपका मणिपुर उस साइड में की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। याद रखिए, संभावित संसाधन आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा और बक्साइट। याद रखिए, पवन ऊर्जा जो है इसमें संभावित संसाधन होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। याद रखिए, इसमें राइट उत्तर होगा हमारा ज्वार। याद रखिए, चना, मूंगफली और मूंग को मोटे अनाज में नहीं रखा जाता है, इसमें राइट उत्तर हमारा क्या होगा, ज्वार होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश के विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रति व्यक्ति आय पे, औसत साक्षरता पे और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे। तो याद रखिए, सामान्यतः जो है किसी देश की आय जो है प्रति व्यक्ति आय पे या विकास जो है प्रति व्यक्ति आय पे देखी जाती है, लेकिन इसमें तीनों स्थिति जो है ये तीनों कारक इंपॉर्टेंट होते हैं किसी देश को विकसित बताने के लिए, ठीक है ना। आपका प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ साक्षरता दर भी अच्छी होनी चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, यानी इसमें हमारा राइट उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी जो होगा हम इसमें राइट उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित किए जाते हैं। यानी किसके आधार पर। आप लोग को मालूम होगा कि 3 जो क्षेत्र बाजार पे यदि गवर्नमेंट का यदि अधिकार है, एकाधिकार है, कंट्रोल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिए, उसको हम लोग बोलते हैं ये सामाजिक अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यदि निजी क्षेत्र का केवल अधिकार रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन यदि दोनों का अधिकार रहेगा, दोनों का स्वामित्व रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था।
तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र विभाजित किए जाते हैं। उद्यमियों पर यानी उद्योगों पर स्वामित्व के आधार पर जो है क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। यानी किसका कैसा प्रभाव है, यदि सरकार का प्रभाव है, पूरे कंट्रोल है, बाजार पर नियंत्रण सरकार का है तो उसको सामाजिक क्षेत्र में रखेंगे आप। अगर जो केवल पूंजीपतियों का है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो याद रखिए उद्यमियों के स्वामित्व यानी मालिकाना हक पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है यानी बांटा जाता है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति आप लोगों को मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आया हुआ प्रश्न है, 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, सब लोग लगभग इसको हल कर सकते हैं, महात्मा गांधी को। याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, अभी बताया आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है आपका, यूएनओ का जो मुख्यालय है वो है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, याद रखिए 1885 ईस्वी में। और लिखित भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। याद रखिए भारतीय जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपड़ फसल है। याद रखिए इसमें जो हमारा गन्ना होगा वो गन्ना आपका रोपड़ फसल होगा। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। याद रखिए लोहा जो है पुनः चक्रीय है। क्यों पुनः चक्रीय है, देखिए अगर जो लोहे के बने हुए सामान यदि हम यूज करते हैं, बाय द वे वो खराब हो जाता है तो फिर उसको गलाकर अब एक नया संसाधन बनाया जा सकता है, यानी इसका चक्रण होता रहेगा। ठीक है ना। तो ये जो है लोहा जो है पुनः चक्रीय संसाधन में रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयला के लिए। याद रखिए कोयला उत्पादन के लिए कोरबा प्रसिद्ध है। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। याद रखिए रेशेदार फसल कौन सा है, कपास भी है, जूट भी है और प्राकृतिक रेशम, ये सब रेशेदार फसल में आता है। इनमें से सभी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें चौथा नंबर विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। आप लोग को यूएनडीपी वाला जब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि श्रीलंका की जो स्थिति है वो भारत से बहुत ही बेहतरीन है। यूएनडीपी याद रखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई लागू करता है। ठीक है ना। तो इस हमारी स्थिति जो है हमसे अच्छी स्थिति है श्रीलंका की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित होता है। याद रखिए आप लोग को मालूम है कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राकृतिक जितनी प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है ना, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में रखे जाते हैं। याद रखें जितने प्राकृतिक चीजों से जुड़े हुए हैं वो जितना भी हो है वो सब आपका प्राइमरी सेक्टर में प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कारण क्या है। तो याद रखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अधिक कारण है अधिक सिंचाई, क्योंकि अधिक सिंचाई होने से क्या होता है वहां पे जो है वो मिट्टी जो है अपर्दन होकर मृदा का जो अपर्दन है वो होने लगता है, इसलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी भूमि वहां कम हो रही है। ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। याद रखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, याद रखिए तो व्यक्तिगत जिस पर एक किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार हो। तो याद रखो खनिज संसाधन पे किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है, खनिज संसाधन आपका व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। याद रखिए कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। याद रखिए लौह अयस्क है, हेमेटाइट का जो संबंध है वो किससे है, लौह अयस्क से है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो राइट उत्तर होगा हमारा 129वां स्थान प्राप्त किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, यानी किन वस्तुओं पर एक मार्ग का चिन्ह दिया जाता है। याद रखिए ऐसे तो यदि आपको दिया रहे खाद्य तेल तो उस पर लगाएंगे, लेकिन इसमें खाद्य तेल है नहीं, तो याद रखिए खाद्य पदार्थों को प्रमाणीकरण करने के लिए एक मार्ग का चिन्ह प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। याद रखिए जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी जोसेफ गैरिबाल्डी की। याद रखिए जर्मनी की एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो थी आपकी जोसेफ गैरिबाल्डी की। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ था। नेपोलियन का पराजय कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। याद रखिए इसमें जो राइट उत्तर होगा हमारा वो होगा, याद रखिए इसमें राइट उत्तर होगा हमारा ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है ना। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी
ऑटो वन बिस्मार्क की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की पराजय कब हुआ था। तो याद रखिए नेपोलियन की पराजय कब हुआ था, 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो वो हुआ था आपका फ्रांस में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। याद रखिए सन 1929 ईस्वी से आर्थिक महामंदी स्टार्ट हुई थी। फिर आगे क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है। याद रखिए संविधान में 12 अनुसूची है, आप लोग को मालूम है, इसको भी याद रखिएगा। संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां वर्णित है। पहला है आपका संघ सूची, उसके बाद समवर्ती सूची और तीसरी है राज्य सूची। इसमें कह रहा है कि कौन सा संघीय सूची का विषय है। आपके पास 4 विषय दिए गए हैं, रक्षा, कृषि, व्यापार और शिक्षा। याद रखिए जो रक्षा है वो आपका संघीय सूची का विषय है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है कि रक्षा पर जो भी नियम कायदे कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, यानी केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। याद रखिए आप लोग को बेल्जियम सत्ता की साझेदारी आपको हम पढ़ाए हैं, जाकर यदि वीडियो आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। देखिए राज्य सरकार और सामुदायिक सरकारों के बीच में क्या है, वहाँ पे सत्ता की साझेदारी की गई है। यही कारण है कि बेल्जियम में शांति व्यवस्था कायम है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो याद रखिए आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड। तो राइट उत्तर होगा इसमें हमारा उत्तराखंड, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। याद रखिए इनमें सबकी, यानी पोटास, चूना, फास्फोरस, इनमें सबकी जो सब जितने ये आपके तत्व हैं जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं, यानी राइट उत्तर होगा हमारा इनमें से सभी। एंथ्रेसाइड का संबंध किससे है। याद रखिए एंथ्रेसाइड का संबंध आपका कोयला से है। एंथ्रेसाइड का संबंध किससे है, कोयला से है। राइट उत्तर हमारा होगा डी। कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। याद रखिए 90% ऐसे लोग हैं जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये राइट उत्तर होगा हमारा जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, याद रखिए कि एक कथन है निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ड्यूक मेटरनिक इन्होंने ही बोला था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी और जुकाम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें राइट उत्तर होगा हमारा डी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की जाती है। याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर, याद रखिए नमक कानून तोड़कर, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो याद रखिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगला आपका क्वेश्चन है काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी किसका प्रतीक है। अश्वेत शक्ति का है, ठीक है ना, अश्वेत शक्ति, याद रखिए। उसके बाद राइट उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक शहर को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है, याद रखिए। और ये कौन सा छोड़ना हमको, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को छोड़कर भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में यहाँ लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। लोकतंत्र व्यवस्थाओं में समानता बनी रहती है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं, और तानाशाही लोकतंत्र से क्या है, बेहतर है। ये गलत है, याद रखिए तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर नहीं है। तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है, ये भी गलत है आपका। लोकतंत्र व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, ये भी गलत है। यानी याद रखिए लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इसका अगला पार्ट जो है मैं जरूर लेकर आता हूँ। यदि आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं तुरंत अपलोड करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।